नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस बुलेटिन में खबरें उत्तराखंड से। सबसे पहले बात कर लेते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी, जो कि आज अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने वाले हैं। यूकेपीएससी में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में डिविजनल इंस्पेक्टर टेक्निकल पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिलने वाला है। सुबह 10 बजे सीएम कैंप ऑफिस में ये प्रोग्राम होगा। कार्यक्रम के बाद बरेली जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। यूसीसी लागू करने पर बरेली में आयोजित सम्मान समारोह में शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रविवार को रुड़की पहुंचे, जहां उन्होंने गंग नहर लक्ष्मी नारायण घाट पर गंगा आरती की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पूजा अर्चना कर दुग्धाभिषेक भी किया। रुड़की में पहली बार गंगा आरती का आयोजन किया गया। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि नमामि गंगे अभियान चलाया जा रहा है। सीएम धामी ने कहा कि जिस तरह बड़ी संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार जाते हैं, गंगा आरती में शामिल होते हैं, इसी तर्ज पर अब रुड़की में भी एक स्थान और हो गया जहां पर गंगा आरती की जा सकेगी। है जहाँ हमारा नव संवत्सर प्रारंभ हो रहा है, चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। ऐसे दिन रुड़की नगर निगम के द्वारा माँ गंगा की आरती का यहाँ पर एक स्थान और भक्तों के लिए यहाँ पर प्रारंभ कर दिया गया है। माँ गंगा हम सब पर कृपा करें और हमारा राज्य आगे बढ़े। माँ गंगा की अविरलता बनी रहे, निर्मलता बनी रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर नमामि गंगे अभियान चलाया गया। उसके कारण आज माँ गंगा पूरी तरह से स्वच्छ और निर्मल होने की दिशा में आगे बढ़ रही है। हम भी आज संकल्प लेते हैं कि हमारा राज्य भी माँ गंगा को पूरी तरह से निर्मल और स्वच्छ रखेगा। विकसित उत्तराखंड के रोड मैप पर आगे बढ़ने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभागों को 2-2 गेम चेंजर योजनाएं तय करने के निर्देश दिए थे। ये नए आइडियाज भी हो सकते हैं और वर्तमान जारी योजनाएं भी। सीएम अब 1 अप्रैल से इन योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेंगे। राज्य सरकार ने साल 2027 तक सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी को दोगुना करने का लक्ष्य दिया है। इसे पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री ने विभागों से 2-2 गेम चेंजर योजनाओं के प्रस्ताव तैयार करने को कहा था, जिसमें करीब 24 विभागों ने अपनी अपनी योजनाएं प्रस्तुत की। इनमें से कई योजनाओं पर काम शुरू भी हो चुका है। मकसद है कि सरकार जब 2027 के चुनाव में जाए तो ये योजनाएं उसकी पहचान बन जाएं। सीएम पुष्कर सिंह धामी 1 अप्रैल से इन योजनाओं की प्राथमिकता के आधार पर समीक्षा करने जा रहे हैं। कृषि विभाग में ई-रूपी को गेम चेंजर योजना के रूप में लिया गया है। डिजिटल पेमेंट से किसानों को लाभ होगा। सरकार ने बजट में इसके लिए 25 करोड़ की व्यवस्था भी की है। शीतकालीन यात्रा को भी गेम चेंजर योजना के रूप में रखा गया है। उद्यान विभाग में एप्पल मिशन और क्लस्टर पॉली हाउस की स्थापना। शहरी विकास विभाग ने पूरे राज्य में 100 नए पार्कों के निर्माण की योजना बनाई है। इसके लिए 100 करोड़ का बजट का प्रावधान भी किया गया है। एआई के माध्यम से स्ट्रीट लाइट के मैनेजमेंट पर काम होगा, जिसके लिए 275 करोड़ का बजट रखा गया है और राज्य में करीब 10,000 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाएगा। प्रत्येक विभाग को 2-2 योजनाएं जिनके एक छाप हो और उत्तराखंड की जनता के लाभकारी योजना की दृष्टि से देखा जाए, उन योजनाओं के लिए प्रस्ताव मांगे गए हैं। और मुझे जो लगता है कि जितने विभाग हैं सबने 2-2 योजनाएं दे दी। उनमें से फिर उन योजनाओं की जो वर्तमान परिस्थितियों में आवश्यकताएं हैं, उसके आधार पर उनका इम्प्लीमेंट सरकार करेगी। और मैं कह सकता हूँ कि विकसित उत्तराखंड की दृष्टि से हम लोग आगे बढ़ेंगे। हालांकि इनमें से कई योजनाएं अभी परवान नहीं चढ़ पाई हैं। क्लस्टर पॉली हाउस योजना का सबसे बुरा हाल है। सीएम अब 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक 4 बड़ी बैठकों के माध्यम से 13 विभागों की गेम चेंजर योजनाओं की समीक्षा करने जा रहे हैं। हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर में हमारे यहाँ बहुत संभावनाएं हैं। एप्पल मिशन में 35 करोड़ की व्यवस्था सीएम साहब ने की है और आज हाई डेंसिटी का एप्पल जो हम लगा रहे हैं, पहले सेब का पौधा
5-6 साल में फल देता था, और आज M9 1 साल में फल दे रहा है। पहले साल में 6.5, दूसरे साल में 22, तीसरे साल में 24.5, और इसलिए लोग इस ओर आ रहे हैं। गेम चेंजर योजनाएं एक तीर से 2 निशाने साधने का काम करेंगी। ये वो योजनाएं हैं जो राज्य के विकास में तो अहम साबित होंगी, साथ ही 2027 के चुनाव में सरकार का मुखौटा भी बनेंगी। इसलिए विभाग कोई भी हो, मुख्यमंत्री खुद इसकी मॉनिटरिंग करने जा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। इधर अल्मोड़ा जिले के लिए शराब दुकानों की ओपन नीलामी की जाएगी। आज ही नीलामी की जाएगी और इस नीलामी में पूरे प्रदेश के कारोबारी शामिल हो सकेंगे। पहले कम रेट में शराब की दुकानें नीलाम की गई थी, जिसकी वजह से आबकारी विभाग को तकरीबन 10 करोड़ का नुकसान हो रहा था। अब आबकारी आयुक्त ने कम रेट में किए गए सभी ऑफर ऑक्शन को कैंसिल कर दिया है। देहरादून जू में रविवार को एक बड़ा हादसा टल गया। यहां जू की पार्किंग में कोई पैराफिट ना होने की वजह से सैलानियों की कार पार्क करने के दौरान खाई में जा गिरी। कार में 8 लोग सवार थे। गनीमत रही कि किसी को कोई गंभीर चोट नहीं आई। इधर राजधानी देहरादून में रविवार को लोगों ने अनोखे अंदाज में अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए पेड़ों को काटे जाने का विरोध किया। देहरादून के राजीव गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम के पास सरकारी विभागों की ओर से कुछ पेड़ों का ट्रांसप्लांट किया गया था। ट्रांसप्लांट वैज्ञानिक विधि से न होने की वजह से पूरी तरह से सूख चुके हैं, जिसकी वजह से प्रदर्शनकारियों ने पेड़ों के कब्रिस्तान का नाम देते हुए यहां से सूखी पेड़ों की टहनियों को इकट्ठा किया और फिर परेड ग्राउंड से सचिवालय तक पेड़ों की शव यात्रा निकाली। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि मौजूदा विकास मॉडल पर सरकार को पुनर्विचार करने की जरूरत है। पेड़ों में अंधाधुंध कटान की वजह से पर्यावरण को खतरा हो रहा है। इस मौके पर नुक्कड़ नाटक भी किए गए और इसके जरिए विकास के नाम पर काटे जा रहे पेड़ों के मुद्दे पर विरोध जताया गया। डोईवाला और देहरादून के बीच स्थित लच्छीवाला टोल प्लाजा पर लगातार हो रही दुर्घटनाओं को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, जिसमें हरीश रावत भी शामिल हुए और टोल प्लाजा को हटाने की मांग का समर्थन किया। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने जल्द ही टोल प्लाजा को हटाने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया तो वे अपना आंदोलन और तेज करेंगे। एक प्रकार का साक्षात चलता फिरता 24 घंटे का अत्याचार है और ये सारी जनता पर अत्याचार है, स्थानीय लोगों पर भी है और उससे ज्यादा पौड़ी, चमोली, कोटद्वार, रुद्रप्रयाग, यहाँ से आने वाले लोग, टिहरी से आने वाले लोग जो थोड़ा सा चलते हैं ना इस हाईवे में, उनसे भी उतना ही टैक्स वसूला जा रहा है। इधर विकासनगर के पछवा दून में अवैध खनन से लदी ओवरलोड गाड़ियां दिन दहाड़े दौड़ती नजर आ रही हैं। खनन माफियाओं के हौसले किस कदर बुलंद हैं, आप देखिए। इन्हें नियमों की जरा भी परवाह नहीं, कानून का जरा भी डर नहीं। क्षेत्र में अवैध खनन जोरों पर है। स्थानीय जनता भी परेशान है। बीते दिनों अवैध खनन के स्टॉक पर खनन विभाग ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की थी। कई वाहनों को सीज किया गया था। उधर डीएम ने कहा कि अवैध खनन की सूचना और एविडेंस मिलने पर एक्शन लिया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत संसद में खड़े होकर ये बात कह चुके हैं कि अवैध खनन बहुत जोरों पर हो रहा है। हालांकि खनन सचिव ये मानने को तैयार नहीं कि उत्तराखंड में अवैध खनन हो रहा है। मिलते हैं तो वहाँ पर जो हमारी माइनिंग की टीम्स हैं वो इन्फोर्समेंट एक्टिविटीज़ करती हैं। यदि स्पेसिफिक कंप्लेंट्स और एविडेंसेस प्राप्त होंगे तो अवश्य रूप से उस पर कार्रवाई होगी, ऐसा निर्देशित किया गया। देहरादून में एक ऐसा इलाका है जो शिक्षा का हब तो है, लेकिन अपराध का ग्राफ भी यहाँ तेजी से बढ़ा है, जो छात्रों के भविष्य के लिए ठीक नहीं है। दिखाते हैं इसी पर आपको ये रिपोर्ट।
राजधानी देहरादून को शिक्षा का हब माना जाता है और प्रेम नगर के विदौली, पौंधा, कंडोली और डूंगा जैसे इलाकों में कई नामी विश्वविद्यालय और कॉलेज हैं, जहां हजारों की संख्या में छात्र पढ़ाई के लिए आते हैं। लेकिन इसी के साथ इस इलाके में अपराध का साया भी गहराने लगा है। नशे का बढ़ता कारोबार, छात्रों के बीच गुटबाजी के चलते आए दिन होने वाली मारपीट और गोलीबारी की घटनाओं ने स्थानीय लोगों को दहशत में डाल दिया है। यहाँ जो बच्चे हैं गुंडागर्दी करते हैं, होली में भी अभी होली का वो था तो इसमें भी सुनने में आया कि बदतमीजी करी छात्रों ने स्थानीय के लोगों के साथ। ये असला बारूद अब ये पता नहीं, ये बोलते हैं कि लाइसेंसी है, लाइसेंसी भी लाते हैं। इनके माँ बाप ने इन्हें खुली छूट दे रखी है। सबसे बड़ी गलती इनके माँ बाप की है। जब आपने बच्चा पढ़ने भेजा है तो पढ़ने भेजो, ऐसे करने के लिए थोड़ी है कि गुंडागर्दी करने के लिए। कुछ वीडियो बनाने की अपने फ़ोन से भी कोशिश की। मैंने उनको बोला मेरे कैमरा भी लगा है, तो कैमरे की भी तार उन्होंने निकाली, मेरे DVR भी लेकर अंदर घुस गए वो पूरे उसमें। उन्होंने अंदर जाने के बाद में बच्चों को भी धमकी दी है, उसकी वीडियो भी है मेरे पास। तो DVR निकाल के ले गए यहाँ से। फिर मेरे रेस्टोरेंट पे गए, रेस्टोरेंट पे इन्होंने लूटपाट की। वहाँ पे जाके कोल्ड ड्रिंक फेंक दी निकाल के, गले में से पैसे ले गए, सामान ले गए निकाल के, ऑफिस में से भी पता नहीं क्या क्या लेके गए हैं वो यहाँ से। राजधानी में बढ़ते अपराधों पर लगाम लगाना पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। हालांकि पुलिस लगातार कार्रवाई की बात कर रही है। पुलिस का कहना है कि घटनाओं को रोकने के लिए गश्त बढ़ाने के साथ साथ अपराधियों की धरपकड़ भी की जा रही है। इस तरह की जो सख्ताई की कार्रवाई है, भले ही वो नाइट पेट्रोलिंग है या हम जो है गश्त बढ़ा रहे हैं सभी क्षेत्रों में या प्रिवेंटिव कार्रवाई कर रहे हैं, ये और आने वाले समय में सख्ताई से हम अमल में लाते रहेंगे। पचवा दून का ये इलाका जो शिक्षा के नाम पर विकसित हुआ था, लेकिन अब अपराध और असुरक्षा की चपेट की ओर बढ़ता जा रहा है, जिससे निपटने के लिए पुलिस उन पेशेवर अपराधियों पर लगाम लगाए जो इन छात्रों के हाथ में असलहे और इनकी नसों में नशा डाल रही है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सतेंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। चमोली से खबर, जहां हेमकुंड साहिब पैदल मार्ग पर रामडुंगी के पास बीते दिनों बर्फबारी के बाद अब भारी मात्रा में बर्फ जमी है। ग्लेशियर टूटकर रास्ते पर आ गया। गुरुद्वारा कमेटी गोविंद घाट की टीम ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। बताया जा रहा है कि 10 से 15 फीट बड़े बड़े ग्लेशियर हेमकुंड साहिब पैदल मार्ग पर टूटकर आ गए हैं, जिनके पिघलने में वक्त लगेगा। टीम घांघरिया तक पहुंची और यात्रा पड़ाव का जायजा लिया। गौरतलब है कि 25 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने हैं। इससे पहले गुरुद्वारा कमेटी यात्रा व्यवस्था में जुटी है। पूरे देश में आज ईद मनाई जा रही है हर्षोल्लास के साथ। रुड़की में शहर और देहात क्षेत्रों में ईदगाहों में भी ईद की नमाज अदा की गई, जिसे लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है ताकि त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जा सके। पुलिस प्रशासन ने बताया कि संवेदनशील इलाकों में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है ताकि कोई भी माहौल खराब न कर सके। पुलिस ईद को लेकर पिछले कई दिनों से बैठकें कर रही थी, लेकिन पुलिस सख्त हिदायत है कि सड़कों पर कोई नमाज अदा न करे। ईद के त्योहार को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारी की है। रुड़की से हमारे सहयोगी मनोज जोयाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, हर तरफ ईद की भी रौनक देखने को मिल रही है आज, और ऐसे में रुड़की में किस तरह से ईद का त्योहार मनाया जा रहा है और वहां पर प्रशासन की ओर से क्या इंतजाम किए गए हैं? जी, मैं आपको बता दूं कि पूरे देश में आज हर्षोल्लास के साथ ईद का त्योहार मनाया जाएगा और रुड़की शहर और देहात क्षेत्रों में जो ईदगाह हैं अलग अलग समय पर यहाँ पे ईद की नमाज अदा की जाएगी। उसको लेकर पुलिस प्रशासन भी लगातार सतर्क है, क्योंकि जिस तरीके से आज ईद मनाई जाएगी शांति और सौहार्द का त्योहार है, तो पुलिस भी चाहती है कि इसको लेकर कोई दिक्कत ना हो। और इसको लेकर पुलिस पिछले कई दिनों से शहर के लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, मोची लोग हैं, उनके साथ बैठक करके इस त्योहार को शांतिपूर्ण संपन्न करने के बात कही गई। तो पीस कमेटी के साथ पहले मीटिंग हुई ईद को लेकर, जो
गाइडलाइंस हैं वो भी बताए गए और इंतजाम भी प्रशासन की ओर से किए गए। धन्यवाद आपका इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। इधर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के ढेला रेंज में एक बाघिन का शव बरामद हुआ। बाघिन का ये शव ढेला गांव से ही लगे जंगलों में मिला है। बाघिन को देखकर ऐसा लगता है जैसे इसका संघर्ष हुआ होगा। पास में ही हाथी के पदचिन्ह भी मिले हैं, जिससे अंदेशा है कि इस हाथी और इस बाघिन के बीच संघर्ष हुआ होगा। कॉर्बेट प्रशासन पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है ताकि मौत के सही कारणों का पता लगाया जा सके। कॉर्बेट में भालुओं की गणना की प्रशासन ने तैयारी कर ली है। कॉर्बेट में भालुओं की 2 किस्में पाई जाती हैं, हिमालयन ब्लैक बियर और स्लोथ बियर। इनमें से एक पहाड़ी क्षेत्र में रहता है तो दूसरा भालू मैदानी इलाकों में पाया जाता है। लेकिन ये भालू कितनी संख्या में कॉर्बेट में मौजूद हैं, फिलहाल ये पता नहीं। और इसी वजह से अब कॉर्बेट प्रशासन की ओर से इनकी गिनती का फैसला लिया गया है, जो कैमरा ट्रैप विधि से ये गिनती की जाएगी। देखिए, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का जो पूरा क्षेत्र है वो अन्य वन्य जीवों के साथ साथ भालुओं के लिए भी एक बहुत ही अच्छा वासस्थल है। भालुओं की जो गणना पूरे टाइगर रिजर्व लेवल पर हमने कभी इससे पहले नहीं की है। अभी हम एक नई टेक्नोलॉजी के साथ, जिसमें कैमरा ट्रैप का इस्तेमाल किया जाएगा और कुछ स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग जो है उनको भी किया जाएगा। बीते कुछ सालों में मौसम के मिजाज में बहुत बदलाव देखने को मिला है। सर्दियों में जहां ठंड गायब रहती है, वहीं बीती बरसात में सूखे जैसी स्थिति रही और ऐसे में अब कृषि आयोग कुछ नया कर रहा है। क्या कर रहा है आयोग, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। इसे ग्लोबल वार्मिंग का असर कहें या फिर कुछ और, बीते कुछ सालों में मौसम चक्र लगातार बदलता रहा है। बरसात और सर्दियों में वेदर पैटर्न साल दर साल नए रूप में सामने आ रहा है। यही नहीं, समय के साथ पारा भी लगातार चढ़ रहा है। मौसम में आए इस बदलाव की सबसे अधिक मार खेती और बागवानी पर पड़ रही है। हालात ये हैं कि कई फसलें जहां समय से पहले तैयार हो रही हैं, वहीं कुछ ऐसी भी हैं जो पूरी तरह पक भी नहीं पा रही हैं। नतीजा ये है कि अनाज और फलों का उत्पादन भी कम हो रहा है। पानी की कमी से पौधों की ग्रोथ जो होती है वो सीधी बढ़ने लगती है और उनकी कई आवश्यकताएं जो होती हैं वह पूरी नहीं हो पाती हैं। तो इस कारण जो हम ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट देख रहे हैं वह बागवानी पर भी पड़ रहा है और हमारी कृषि की फसलों पर भी निरंतर पड़ता जा रहा है। मौसम चक्र में आए बदलाव के साथ ही चढ़ता पारा लगातार चुनौती बना हुआ है। पहाड़ हो या फिर मैदान, हर तरफ इसका असर साफ देखा जा रहा है। ऐसे में अब भारतीय कृषि आयोग वेदर पैटर्न पर नए सिरे से स्टडी प्लान कर रहा है। प्लान के मुताबिक पहले मौसम चक्र के बदलाव पर स्टडी की जाएगी, साथ ही ये भी देखा जाएगा कि इसका खेती और बागवानी पर कितना असर पड़ रहा है, जिसके बाद ही खेती और बागवानी का नया शेड्यूल जारी हो सकेगा। बारिश का पैटर्न कैसे चेंज हो रहा है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो सारे का जो है ये टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं उसी के बेसिस पे कि चेंज कंडीशन में क्या हम करें ताकि किसानों को एडवर्स। साल दर साल कम होती बारिश ने भी खेती और बागवानी पर बड़ा असर डाला है। ऐसे में परंपरागत शेड्यूल में बदलाव की लंबे समय से दरकार बनी हुई है। यही नहीं, मौसम की मार ने किसानों को सबसे अधिक नुकसान भी पहुंचाया है। अब उम्मीद की जानी चाहिए कृषि आयोग की कोशिश इन दिक्कतों से निपटने में कारगर साबित होगी। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन की रिपोर्ट। उत्तराखंड में खेल विभाग ने उदयमान योजना के तहत रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो 31 मार्च तक चलेगी। इस योजना का उद्देश्य युवा खिलाड़ियों को बेहतर अवसर और सुविधाएं प्रदान करना है। अब तक 8000 से ज्यादा युवा खिलाड़ियों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया है। खेल विभाग का कहना है कि इस योजना के तहत खिलाड़ियों को बेहतर ट्रेनिंग, आर्थिक मदद और संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतरीन प्रदर्शन कर सकें। उदयमान योजना में अभी देखिए 8000 तक रजिस्ट्रेशन हो गया है। हमारी पूरी उम्मीद है कि महीने के अंत तक हमारे 50-60 हज़ार लोगों का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद उनके बैटरी टेस्ट होगा 1 से 15 तारीख तक और 15 से 21 तक हमारा मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना का होगा। तो इन दोनों को मिला के फिर हम लोग 1 मई से हमारा प्रयास है कि इस बार हम स्कॉलरशिप चालू करें।
चारधाम यात्रा में अब महज 1 महीने का वक्त रह गया है और ऐसे में प्रशासन तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है। तीर्थ यात्रियों का सबसे ज्यादा दबाव होता है ऋषिकेश में, जहां पर डीएम टिहरी ने ट्रैफिक, पार्किंग और होटल ढाबों में रेट लिस्ट लगाने के साथ ही पेयजल, शौचालय की व्यवस्था के निर्देश दिए हैं कि तमाम इंतजाम दुरुस्त होने चाहिए। लोकसभा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा बीते हफ्ते सदन में हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर की नदियों में अवैध खनन का मुद्दा उठाने के बाद उत्तराखंड में राजनीतिक माहौल गर्म है। पार्टी के सांसदों का कहना है कि धामी सरकार ने खनन में रेवेन्यू बढ़ाया है। अल्मोड़ा से लोकसभा सांसद और केंद्र में राज्य मंत्री अजय टम्टा का कहना है कि नदियों को समय समय पर साफ करना पड़ता है। सरकार को बढ़ा हुआ राजस्व मिल रहा है तो जाहिर है विकास के काम में जो लगाया जाएगा। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि खनन में राजस्व बढ़ना बताता है कि अवैध खनन पर अंकुश लगा है। कोई बात आता है, अगर किसी का अपना कोई विषय रहते हैं अपने क्षेत्र के, तो अपने क्षेत्र के विषय में बात की जा सकती है। बहरहाल मेरी जानकारी में आया है कि जिस प्रकार से मैंने बयान सब सुने ही हैं, देखे ही आप लोगों के मीडिया के माध्यम से, तो खनन का जो सवाल है, तो खनन, चूंकि खनन नदियों में चुकान करना ही पड़ता है, नहीं तो दिक्कत आती है। बहुत सारे फ्लड आते हैं मेरे वहाँ भी, चंपावत, पिथौरागढ़ और अन्य जगहों पर। तो वो सरकार की एक पॉलिसी है। उस पॉलिसी के तहत जैसा कि बताया गया है कि 300 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है, तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड राज्य के लिए ये अच्छा है कि वो पैसा हमारे विकास कार्यों में लगेगा। और मैंने तो देखा भी है कि मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत सारे लोगों को पनिश किया है, जो अधिकारी कर्मचारी अगर गलत कर रहे हैं तो उनको सजा भी हुई है। तो ऐसा कुछ है नहीं, और जो भी बात है तो वहाँ लोकल स्तर पर सुलझाई जा सकती है। देखिए, खनन तो सतत प्रक्रिया है। खनन हो रहा है, खनन चल रहा है, और खनन से प्राप्त सामग्री की विभिन्न बुनियादी ढांचे को विकसित करने में आवश्यकता होती है। लेकिन जिस प्रकार से खनन का राजस्व सरकार को प्राप्त हुआ है, मैं समझता हूँ पहले से दुगने से ज़्यादा राजस्व सरकार को मिला है। ये बताता है कि खनन में चोरी पर अंकुश लगा है, राजस्व जमा हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल खत्म हो गया होगा, लेकिन उस पर अंकुश लगा है क्योंकि राजस्व दुगना से ज्यादा हुआ है। तो इस तरह से अपने बयान की वजह से संसद में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जिस तरह से उत्तराखंड में खनन का मुद्दा उठाया, तो वो अब पार्टी में अलग थलग पड़ते दिख रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने भी यही कहा कि खनन के मामले में जिस तरह से उत्तराखंड में काम हो रहा है उसकी सराहना होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पहले 300 करोड़ राजस्व खनन से मिलता था, आज 1000 करोड़ का राजस्व मिल रहा है। ये सिद्ध करता है कि कहीं ना कहीं खनन के मामलों में गुणात्मक सुधार हुआ है। उठते हैं उनमें सबका संज्ञान लेना सदन का विषय रहता है, लेकिन खनन के मामले में जिस प्रकार से राजस्व बढ़ा है उसकी सराहना होनी चाहिए। और जब चोरी होती है तो राजस्व घटता है, जब चोरी नहीं होती है, नियम विरुद्ध तरीके नियम से काम होता है, तो राजस्व वृद्धि होती है। जहाँ 300 करोड़ था 1000 करोड़ रुपये का राजस्व आज खनन से आ रहा है, तो मैं मान के चलिए कि कहीं ना कहीं उसमें गुणात्मक सुधार किया गया है। देखिए, एक तरफ त्रिवेंद्र सिंह रावत कह रहे हैं कि खनन हो रहा है, अवैध खनन हो रहा है, दूसरी तरफ आए दिन इस तरह की तस्वीरें उत्तराखंड में देखने को मिल रही, कई जगहों पर एक्शन लिए जा रहे हैं, अवैध खनन वाली गाड़ियों को सीज किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के तमाम नेता ये मानने को तैयार नहीं, और इधर सचिव खनन यानी कि ब्रजेश सन वो भी कह रहे हैं कि अवैध खनन नहीं हो रहा है। राज्य में खनन के बाकायदा आंकड़े उन्होंने जारी किए और आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। सचिव के बयान पर सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने तंज भी कहा और शेर सुनाया उन्होंने। उनके इस बयान के अलग अलग मायने अब निकाले जा रहे हैं। रविवार को आईएएस एसोसिएशन की मीटिंग में भी इस पर चर्चा हुई। मीटिंग में इस बयान को आत्मसम्मान और स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने वाला बताया गया। एक प्रस्ताव में कहा गया कि किसी भी व्यक्ति, पदाधिकारी, संस्था, संगठन को ऐसे बयानों, संकेतों से बचना चाहिए जिससे एसोसिएशन के सदस्यों, उनके परिवार का आत्मसम्मान आहत होता हो।
मीटिंग में तय किया गया कि एसोसिएशन इसे लेकर सीएम और मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपेगा। यानी कि त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने बयान की वजह से अपने पार्टी के अंदर भी घिर गए हैं और पार्टी के बाहर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके निशाने पर भी आ गए हैं। देहरादून से एक और बड़ी खबर। आज रिटायर होंगी सीएस राधा रतूड़ी। चीफ सेक्रेटरी राधा रतूड़ी को बतौर सीएस 2 बार सेवा विस्तार मिला। 1 साल 53 दिन तक राधा रतूड़ी ने सेवा दी है और उनका कार्यकाल एसीएस आनंदवर्धन को अब वो सौंपने वाली हैं अपना पदभार। कल विधिवत रूप से मुख्य सचिव का चार्ज लेंगे आनंदवर्धन। यहां एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, खबरें ब्रेक के बाद भी जारी हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।